हेलो मेरे स्मार्ट टेंथीज, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड विद लर्न साइंस विद नेहा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अपनी छोटी सी ह्यूमन आई, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या काम करती है, जब ये बीमार हो जाती है, जब इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं वो क्यों आते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाता है। ये तो हुआ आई का पार्ट। अलोंग विद दैट हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, हम बात करेंगे स्काई ब्लू क्यों है, सनसेट और सनराइज रेड क्यों है, सनसेट और सनराइज का एक्चुअल है या क्या हमें उसकी इमेज दिखती है। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। अलोंग विद आपको ब्यूटीफुल रेनबो जो स्काई में दिखता है वो क्यों दिखता है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब आई बारी आई की। आई बहुत प्यारी है, लेकिन आई होती कहाँ है, आई के ऊपर आईलिड्स क्यों है और आई लैशेज और आपके आईब्रोज क्यों है। तो सबसे पहले आप बताओ हमारी ह्यूमन आई और हॉर्स की आई में क्या फर्क है। फर्क है कि हमारी आईज एक टाइम पे एक चीज देखती है, लेकिन हॉर्स की आईज एक टाइम पे साइड्स भी देखती है और फ्रंट भी देखती है। इसी वजह से हम हॉर्स के आगे ये लगा देते हैं ताकि हॉर्स जब चले तो वो साइड से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हमारे विजन को बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब है कि व्हेन योर बोथ आईज आर लुकिंग इन फ्रंट एंड फोकसिंग ऑन द सेम पॉइंट। इसी वजह से जब आप कभी कभी आपको लगता है ना कि आपकी आंखें हेजल होगी, जैसे कि मैं पेन को देख रही हूँ और यहाँ पे मेरे पास रिमोट है, तो एक टाइम पे या तो मैं रिमोट को देखूंगी या पेन को देखूंगी। अगर मैं रिमोट को देखूंगी तो पेन मेरा हेजल हो जाएगा, अगर पेन को देखूंगी तो रिमोट मेरा हेजल हो जाएगा, बिकॉज मेरी आंखें एक टाइम पे एक ही फोकस कर पाती हैं। सेम विद किड्स, अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ाई करोगे, अगर खेलते हो तो गिव योर 100% टू योर स्पोर्ट्स। चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास आईब्रोज क्यों होते हैं। सो आईब्रोज क्या है, जैसे घर के ऊपर छत है वैसे हमारे आईज के ऊपर आईब्रोज हैं। ये क्या करते हैं, हमारे स्वेट को हमारी आंखों में नहीं आने देते, बिकॉज हमारा आई लेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर आई लेंस पे आपके सॉल्ट्स आ जाते हैं या कोई भी कुछ भी एनीथिंग एनी केमिकल अगर वो हमारी आंखों में आ जाता है तो हमारी आंखें जो है धीरे 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 वीक होनी शुरू हो जाती हैं। So to protect our eyes from sweat, we have got eyebrows. Same goes with eyelids. अब eyelids का फंक्शन क्या है कि सबसे पहले तो eyelids जब हम ब्लिंक करते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई से हमारे आईज में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो चीज अननेसेसरी जो हमें नहीं चाहिए, वो फ्लश आउट हो जाती है। और ये जो आईलिड्स हैं हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल ऑल्सो। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात आईलिड की बताने वाली हूँ। ब्लिंकिंग, जैसे ही आप ज्यादा देर तक स्क्रीन देखते हो तो हमारी वैसे आईलिड जो ब्लिंक करती हैं अराउंड 10 to 12 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक करती हैं। लेकिन अगर आप अपना फोकस स्क्रीन पे रखते हो तो हमारा ब्लिंकिंग टाइम हाफ हो जाता है। ब्लिंकिंग टाइम हाफ होने की वजह से हमारी आईज जो है वो ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने की वजह से हमारा आई लेंस जो है उसको सीलरी मसल्स पकड़ नहीं पाती और आपको चश्मा लग जाता है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक चीज है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो आईब्रोज क्या करती हैं और आईलिड्स क्या करती हैं, दे प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। लेकिन हमारा लोअर आईलिड मूवेबल नहीं है, अपर आईलिड मूवेबल है। अब आई बारी आंखों में आंसू कैसे आते हैं, सुबह उठते हो तो आंखों में सिक्रीशंस कैसे आती हैं। वो आती हैं हमारे साइड में होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स विच आर पिंक कलर ग्लोब्यूल्स। तो वो हमारे लिए बहुत, हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले कंजक्टिवाइटिस आया था, तो उसमें क्या होता है जब कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया हमारी आंखों में अटैक करता है तो वो एकदम से हमारी आंखों को स्वेल कर देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट कर सकें, जिसको हम बोलते हैं आई फ्लू भी बोलते हैं। तो बेसिकली उस टाइम हमारा ये पिंक पार्ट विच इज कॉल्ड एज लैक्रिमल कोरंकल, ये जो पार्ट है इट स्टार्ट्स एक्शनिंग। तो यही हमारे टीयर्स प्रोड्यूस करता है और यही हमारी वैक्सी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करके हमारी आईज को बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है।
और दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ आई, हमारी आई प्रेजेंट कहाँ पे है। हमारी आई हमारे ये जो क्रेनियल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, इसके अंदर दो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर हमारी आई है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल। हमें दिखती है सिर्फ फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, लेकिन अंदर से ये पूरी बॉल है विच कीप्स ऑन मूविंग हियर एंड देयर। ओके, सो ये आई जहां पे प्रेजेंट है इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, और इसको बोलते हैं हम क्रेनियल कैविटी। अब आई बारी, हमारे आईज का वेट क्या है और डायामीटर क्या है। सो डायामीटर है 2.3 सेंटीमीटर विच इज ओनली दिस मच, और वेट है हमारा 7 ग्राम्स ऑफ ह्यूमन आई। अब आई बारी, आईज के 3 पार्ट्स होते हैं। सो 3 पार्ट्स, 3 लेयर ऑफ आईज को हम धीरे 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 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करो, ये हम लेते हैं, हम आई को यहां से लेना शुरू करेंगे। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई विच इज स्मॉल बल्ज, और फिर ये ऐसे करके इट गोज लाइक दिस। ओके, और ये पार्ट ऑफ द आई, इसको हम बोलते हैं, दिस फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, दिस इज कॉल्ड एज वाइट ऑफ आई। जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, दैट वाइट ऑफ आई इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, यू कॉल इट स्क्लेरा। और यहाँ पे स्क्लेरा जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, वाइट होता है लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेच हो जाता है और बन जाता है ट्रांसपेरेंट। इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, और ये है आपका स्क्लेरा। ओके, अब स्क्लेरा वाइट हो गया। स्क्लेरा आपको पता है किसका बनता है? ये बनता है कोलेजन का। कोलेजन जिससे हमारी स्किन जो है वो स्टिफ रहती है। कोलेजन इज अ प्रोटीन, यही प्रोटीन का बनता है आपका स्क्लेरा। और कॉर्निया जो है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमारे अंदर जितनी भी आईज के अंदर रेज आती हैं वो अच्छे से रिफ्रैक्ट होती हैं, और हमारी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है, जो कि थर्ड लेयर है आई की। और अगर हम सेकेंड लेयर ऑफ आई बात करते हैं, तो सेकेंड लेयर ऑफ आई आपकी बनती है थ्रू योर, दिस इज कोरॉइड। ओके, और यहाँ पे आपका ये कोरॉइड लेयर है, और कोरॉइड लेयर के यहाँ पे आ जाता है आपका सिलरी मसल्स, और यहाँ पे आ जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। बेसिकली ये क्या है? हाथ है। जैसे कि रूट्स पकड़ के रखती है ना सॉइल को, वैसे ही ये पकड़ के रखते हैं हमारे आई लेंस को। यहाँ पे होता है आई लेंस, और ये कोरॉइड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है यहाँ तक ऐसे, और ये बन जाता है आइरिस। आइरिस, तो आइरिस क्या करता है? आइरिस हमारी आई को कलर देता है। किसी की आईज ब्लू है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की हेजल है। So all these colors are determined by iris, which contains a pigment. और ये जो खाली जगह बच जाती है, this space is called as pupil. अब ये pupil क्या करता है? pupil सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग है जिसके अंदर से लाइट जो है वो एंटर करती है टू द लेंस। अब लेंस हमारा बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। अगर लेंस को आप ज्यादा जो लाइट की रेज दिखाते हो तो लेंस हमारा डैमेज हो सकता है। उससे बचने के लिए ये जो आइरिस है, आइरिस एक्ट लाइक अ मॉम। अब आइरिस क्या करता है? जैसे ही ज्यादा लाइट आती है तो आइरिस जो है वो ऐसे इट कम्स क्लोजर, जिससे क्या है, प्यूपिल छोटा हो जाता है और आपकी आंखों में कम लाइट आती है और आपका आई लेंस जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। और लेकिन जैसे ही आप डिम लाइट में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। उस टाइम क्या करता है? आइरिस जो है वो पीछे चला जाता है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यू आर एबल टू सी लॉट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इन योर आई, एंड यू कैन सी कि कहीं कुछ टक्कर ना लग जाए। अब नेक्स्ट कम द थर्ड पार्ट ऑफ द आई, एंड थर्ड पार्ट ऑफ आई इज द मेजर पार्ट ऑफ द आई which is called, now let's change the color, third part of the eye is a major part of eye which is called as retina. तो रेटिना क्या करता है? रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन ऑफ द आई। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है फॉर एन ऑब्जेक्ट, और वो जो मैसेज है, इमेज बनती है, और इमेजिन इमेज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की उल्टी बनती है। अब मैं आप मुझे देख रहे हो सीधा, लेकिन एक्चुअल में इमेज मेरी बन रही है उल्टा। लेकिन वही इमेज का जो मैसेज है, यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व्स। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये जो मैसेज, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक मतलब होता है आईज, ऑप्टिक नर्व्स, ये जो इमेज है रेटिना पे बन रही है उसका मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक,
और ब्रेन पे इंटरप्रेट होके वही इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड से वर्चुअल बन जाती है एंड यू आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट। अब इस जंक्शन पे आपके पास होता है एक ब्लाइंड स्पॉट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जिसके ऊपर कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं है। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला कोई सेल। अब ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं है। उसके ना होने की वजह से ब्लाइंड स्पॉट जो कि जंक्शन पे है रेटिना और ऑप्टिक नर्व पे, वहां पे कोई इमेज नहीं बनता। सो मेक श्योर आपकी जो लेबलिंग है एनसीईआरटी की उसके बारे में आपको पता हो, बिकॉज एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पेपर आना है। लेकिन इट्स नॉट ओनली ऑन द लाइन विच इज रिटन इन एनसीईआरटी, आपको लेबलिंग और हर चीज बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो इसी चैप्टर में इन स्लाइड्स में आपको एक एक चीज बताई जाएगी। कहीं से भी पेपर आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर वेरी नाइसली। तो यहाँ तक हमारा ब्लाइंड स्पॉट हुआ, इमेज हमने बना दी और दैट्स हाउ वी आर एबल टू परसीव द इमेज। So basically this was the first layer, this is the second layer and this is the third layer of the eye. So eye has got total 3 layers. चलो जी, अब हम बात करते हैं धीरे धीरे आईज की लेयर की। सो फर्स्ट हम लेके आएंगे आउटर लेयर ऑफ आई, जिसको मैंने आपको बोला स्क्लेरा और कॉर्निया। अब स्क्लेरा इज दिस पार्ट ऑफ द आई, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज white of eye, it is made up of collagen. Okay, it provides stiffness and strength. धीरे धीरे जब आप ओल्ड होते हो ना, तो आपको कोलेजन की टेबलेट्स खानी पड़ती है जिससे कि आपकी स्किन जो है वो स्टिफ रहती है। तो दिस इज अगेन अ प्रोटीन। अब कॉर्निया क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन स्क्लेरा विच हेल्प्स इन द प्रॉपर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि लाइट एंटर कर रही है आपकी आईज में। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, स्क्लेर जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया डज नॉट हैव, इट इज द ओनली पार्ट इन द बॉडी जिसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो हमारे पास ऑक्सीजन कैसे आएगी? तो ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। सो हवा से हमारी आंखों में थ्रू डिफ्यूजन ऑक्सीजन आती है। ओके, सो कभी कभी सोते हैं तो आंखें रेड हो जाती हैं, उठते हैं। तो रेड होने का कारण भी ये है कि आप थोड़ा लंबा सो लिए और आपकी आंखों को प्रॉपर ऑक्सीजन कॉर्निया को नहीं मिल पाई, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज रेड कलर विच विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। अब आई बारी मिडल लेयर की। मिडल लेयर में आपको मैंने बताया था आइरिस है, सीलरी बॉडी है और आपका कोरॉइड है। लेट्स रीड अबाउट इट। सो आइरिस क्या करता है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आइरिस एक्ट्स लाइक अ मॉम, आई टोल्ड यू। तो जितनी लाइट एंटर करनी चाहिए हमारे आईज में उतनी ही आइरिस करवाता है, बाकी नहीं करवाता। और सीलरी बॉडी बेसिकली क्या करती है? सीलरी बॉडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। हमारी आईज के दो फ्लूइड होते हैं। हमारी आईज के अंदर दो फ्लूइड है। एक फ्लूइड होता है फ्रंट ऑफ द आई, एक फ्लूइड होता है बैक ऑफ द आई। जो फ्रंट ऑफ द आई का फ्लूइड है दैट इज वाटरी इन नेचर, वाटरी, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो पीछे वाला फ्लूइड है दैट इज जेल इन नेचर, जेल बेस्ड, और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। दिस इज एक्वस ह्यूमर, वाइट पार्ट, एंड दिस इज विट्रस ह्यूमर। देखो कितना ब्यूटीफुल नेचर ने बनाया है। बाहर जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कम, अंदर जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, बिकॉज ये जेल बन चुका। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर की वजह से पहले तो रिफ्रैक्शन से लाइट कम बेंड करेगी, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगी लाइट ज्यादा बेंड करेगी एज पर रिफ्रैक्शन रूल, और आपकी रेटिना पे प्रॉपर इमेज बन जाएगी, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन थिकनेस of the medium from which light is entering, that is aqueous humor, and then the vitreous humor. चलो जी, अब ये जो aqueous humor है वो जो लिक्विड वो कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है सीलरी बॉडी। और कोरॉइड क्या करता है? कोरॉइड का बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। कोरॉइड इज अ जंक्शन बिटवीन आउटर लेयर जो कि स्क्लेरा है और इनर लेयर जो कि रेटिना है। और तो और कोरॉइड अंदर से, कोरॉइड इज मेड अप ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन का बनता है कोरॉइड, ब्लू पिगमेंट विच कंटेन्स मेलेनिन। मेलेनिन की वजह से अंदर से वो डार्क स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है। आपको पता है ना, डार्क एरियाज में ही पिक्चर्स डेवलप की जाती हैं। तो वो डार्क एरिया कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है कोरॉइड, बिकॉज इसके अंदर मेलेनिन बहुत ज्यादा है।
और उसके बाद आपका, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द रेटिना ऑफ द आई। उसके बाद आपके पास आ गया तुम्हारा स्क्रीन ऑफ द आई, जहां पे इमेज बनती है, एंड यू कॉल इट रेटिना, विच फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द आई। अब रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। रॉड सेल्स, रॉड, रात को एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको रात को विजन प्रोवाइड करते हैं, और कोन सेल्स मॉर्निंग में एक्टिवेट होते हैं एंड यू आर एबल टू सी डिफरेंट कलर्स। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी आंखों में रॉड सेल्स कम है एज कंपेयर टू आउल्स, एज कंपेयर टू बैट्स, उनके पास रॉड सेल्स ज्यादा हैं। तो जस्ट इमेजिन रात के टाइम भी आउल्स, बैट्स कैन डिफरेंशिएट इनटू सो मेनी कलर्स, लेकिन हमें रात को कलर्स दिखाई नहीं देते। ऑल कैट्स आर ग्रे फॉर अस एट द नाइट टाइम, और रीजन यही है कि आपके पास रॉड सेल्स जो हैं वो कम है। अब चलो जी, तो रेटिना पे मैंने आपको बताया था इमेजेस फॉर्म विच इज रियल एंड इन्वर्टेड, और जैसे ही वो ऑप्टिक नर्व से आगे जाएगी इट विल बिकम वर्चुअल। अब आइलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज योर इलास्टिक, ट्रांसपेरेंट, बाइकन्वेक्स। बाइकन्वेक्स का मतलब है दोनों तरफ से कन्वेक्स है, दैट इज व्हाई यू कॉल इट बाइकन्वेक्स। और ये अपनी शेप चेंज कर लेता है, और शेप कौन चेंज करता है? शेप चेंज करती है इसकी सीलरी मसल्स। तो ये देखो, दिस इज विट्रस ह्यूमर, ओके, दिस इज योर एक्वस ह्यूमर इन फ्रंट, ठीक है, और ये आपका आ गया सीलरी बॉडी, और ये जो है आपकी सीलरी मसल्स हैं। तो सीलरी मसल्स अगर पीछे जाएंगी, दैट इज रिलैक्स करेंगी, तो आपका आईलेंस जो है वो लंबा हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। और सीलरी मसल्स अगर नीचे आएंगी, स्ट्रेस करेंगी, तो आपका आईलेंस जो है वो नीचे जाएगा और ऐसा बल्ज आउट हो जाएगा। तो अगर लंबा होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो आप दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो, और अगर छोटा होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी और आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। और इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। अब प्यूपिल मैंने बोला था कुछ नहीं है, इट इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज जस्ट एन ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है आपकी आईज में। अब सीलरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस को होल्ड करते हैं एट प्लेस। लेकिन अगर आपका सीलरी मसल्स ही वीक हो जाएं, जैसे कि बूढ़े हो जाते हैं, या फिर आप ज्यादा स्क्रीन टाइम लेते हो, तो सीलरी मसल्स पे इफेक्ट होता है, तो आपकी आईज की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे भी फर्क पड़ता है। अब ऑप्टिक नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन कि चलो भी बताओ कौन सा इमेज आपको दिखाई दे रहा है, और उसको सीधा कर देती है। और ब्लाइंड स्पॉट है एक जंक्शन, ठीक है, जिसमें फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते और वहां पे कोई इमेज नहीं बनती, बिकॉज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन गई तो हमें एक टाइम पे दो दो इमेजेस दिखाई देंगी, फिर सारे कहेंगे पी हुई है क्या, दो दो इमेज दिखाई देने देखो। तो दैट इज वाई ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती, ताकि रेटिना अपना काम अच्छे से कर पाए। अब आई बारी नेक्स्ट पॉइंट, ओके, here it goes. Okay, so let's remove it first. Clear the screen. ओके, सो अब आया बारी कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है? जैसे आपने कॉर्निया बोला ना, कॉर्निया के ऊपर भी एक छोटी सी पतली सी थिन फिल्म होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा, और वही थिन फिल्म आपकी आईलिड्स के भी अंदर होती है ऑन द आउटर साइड। उनका काम भी यही है, प्रोटेक्शन टू द आई फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। और एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर दिस जेल बेस्ड फ्लूइड। एंड इन दोनों का काम क्या है? रिफ्रैक्शन प्रॉपरली करवा के रेटिना के ऊपर ही रेज को मीट करवाना, ना ही रेटिना से आगे ना ही रेटिना से पीछे। अब उसके बाद आपके पास आ गया पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको दूर की चीज देखनी है तो आपका आई लेंस जो है वो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से सीलरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा। तो यू हैव टू सी सीलरी मसल्स विल रिलैक्स और आई लेंस विल बिकम लॉन्गर, ताकि आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाए और आप दूर का देख पाओ। और अगर दूर नजदीक का देखना है तो सीलरी मसल्स विल कंट्रैक्ट और आपका आई लेंस हो जाएगा शॉर्टर और फोकल लेंथ कम हो जाएगी, आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। So let's read out ability of eye to see nearby and farther objects so that image is formed properly on retina. It is called as power of accommodation. और ये पूरा काम कौन करता है? ये काम करता है ciliary muscles by increasing or decreasing the focal length. ओके, अब आई बारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब कि आपको सबसे नियरेस्ट कहाँ पे दिख पाता है।
जो कि हमारे लिए होता है 25 सेंटीमीटर, और फारदेस्ट डिस्टेंस हमारे लिए होता है इन्फिनिटी। हम कहीं तक भी देख सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना आप दूसरी कंट्री भी देख सकते हो। जहां तक आपकी आईज का विजन जाता है दूर तक आप देख सकते हो बड़े आराम से। अब नेक्स्ट आ गया आईज में डिफेक्ट्स। डिफेक्ट से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो कि है 20-20-20 रूल। वो रूल क्या कहता है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मेड भी आप पढ़ना स्क्रीन से चाहते हैं, मेड भी आपका ऑफिस वर्क ज्यादा है, तो फॉलो दिस 20-20-20 रूल। वो रूल क्या कहता है कि अगर 20 मिनट्स आपने स्क्रीन को देखा, नॉट 20 मिनट्स ओनली, नॉट 20 आवर्स, तो 20 मिनट्स अगर आपने स्क्रीन को देखा तो एक बार उठ जाओ, उठ के 20 सेकेंड्स के लिए उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करो जो आपसे 20 फीट दूर है, just for 20 seconds, and then this will relax your ciliary muscles and then you can go back and work on the screen. This will protect your eyes for longer time. अब अगर हम डिफेक्ट की बात करें, डिफेक्ट्स आर 3: मायोपिया, हाइपरमायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का मतलब है कि आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, याद रखना मायोपिया वर्ड छोटा है तो आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाओगे लेकिन फार्दर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे। दैट मीन्स आपका आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को लंबा नहीं कर सकता, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स। तो फार पॉइंट आपका जो है वो इन्फिनिटी नहीं रहता। अभी जब नॉर्मल आई है तो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, लेकिन अगर आपकी आई मायोपिक हो चुकी है तो फार पॉइंट विल बी लाइक थोड़ी सी दूर वाला, वहीं तक आप देख पाओगे। फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से नजदीक आ गया, लेकिन उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन जाती है फार पॉइंट से। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी लेकिन बन गई बिफोर रेटिना। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना है? यू हैव टू यूज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करेगा? पहले जो रेज आ रही है उसको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करने के बाद हमारा कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा, और वो डाइवर्जन इतनी क्यों सफिशिएंट होती है कि जब वो कन्वर्ज हो तो इमेज आपका रेटिना पे ही बन जाए। सो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई, हमारी आई ज्यादा छोटी हो रखी है। ओके, या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो मैंने आपको आई बॉल पूरा बोला था ना, तो वो इलोंगेट हो रखा है जिसकी वजह से आपकी आईज को दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते, और आप कनकेव लेंस लगाओगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। अब नाउ हाइपर मायोपिया, वर्ड बड़ा है, दैट मीन्स आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो लेकिन नियर बाय को नहीं देख सकते। दैट मीन्स आपकी फोकल लेंथ जो है वो लंबी हो चुकी है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए आपका लेंस जो है वो श्रिंक नहीं कर रहा। ओके, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू यूज कन्वेक्स लेंस। तो देखो आपका दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज नियर बाय का इमेज भी दूर जा रहा है, बिकॉज आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे नहीं लेके आ रहे हो। तो अगर आपको इसका इमेज नजदीक लेके आना है तो आपको कन्वर्ज स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा ना। तो कन्वर्ज करने के लिए आपको एक कनकेव लेंस अपनी आई जैसा ही एक और लगाना पड़ेगा, ताकि पहले भी कन्वर्ज हो जाए फिर कन्वर्ज हो जाए और आपका प्रॉपर जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बन जाए। और उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपकी आईज जो है, आपका मायोपिक आई का फार पॉइंट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज 25 सेंटीमीटर से हम दूर का देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखता। अब इसको बोलते हैं आई बॉल, या तो स्मॉल हो गया या फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो गई, कम हो चुकी है, और ये कन्वेक्स लेंस से ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? अरे आगे चला गया। ओके, सो प्रेस बायोपिया होता है विद एज। जब एज हो जाती है तो हमारी सिलरी मसल्स नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाती, वो कंट्रैक्ट लाइक वो स्ट्रेच नहीं करेंगी ना, बिकॉज वो रिलैक्स मोड पे रहेंगी, तो हमारी फोकल लेंथ लंबी रहेगी, तो दूर की चीजों को तो देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन नजदीक की चीजों के लिए आपको फिर लेंस लगाना पड़ता है, और वो लेंस होता है आपका वही वाला कन्वेक्स लेंस ही लगाओगे ना। अभी हमने हाइपर मायोपिया में जो लेंस लगाया था तो वही लेंस लगाओगे आप, कन्वेक्स लेंस। ओके, सो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हो, विच रिड्यूसेस एज द पर्सन बिकम्स ओल्ड। ओके, तो ये देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको एक लेंस नीचे लगाना पड़ेगा। अब एक और डिफेक्ट होता है आई का जिसको बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म, जो कि एज रिलेटेड नहीं है।
इसमें आपको दूर का भी नहीं दिखता अच्छे से और नजदीक का भी नहीं दिखता अच्छे से, दोनों के दोनों आईसाइट आपकी वीक हो जाती है। तो आपको डबल लेंस लगाना पड़ेगा, कनकेव भी लगाना पड़ेगा और कन्वेक्स भी लगाना पड़ेगा। कनकेव फॉर्म्स टॉप पार्ट, जैसे कि आपका चश्मा होता है तो कनकेव जो है वो ऊपर लगता है, कन्वेक्स जो है वो नीचे लगता है। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो आप चश्मा नीचे करके देखते हो और फार्दर ऑब्जेक्ट्स को ऊपर करके आराम से देख लेते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एस्टिग्मेटिज्म। अब इन डिफेक्ट से दूर आपकी आईज ठीक है, लेकिन आपकी आईज के आगे धुंधलापन आ जाता है। वो क्यों आता है? बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपेरेंट फिल्म विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ योर आई आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज जस्ट अ माइनर सर्जरी जहाँ पे सर्जन आपकी आंखों के ऊपर से वो फिल्म निकाल देता है, एंड देयर इज अ रेस्ट फॉर अराउंड 15 days where you don't have to face light for 15 days, and then your eyes will be perfectly all right. So cataract is when jelly-like covers come on your eye that leads to blur vision which can be operated. अब ये आई तो हमारी हुई खत्म। अब हम बात करेंगे दूसरे वर्ल्ड की। अब आंखों से बाहर जाते हैं, आंखें हमने पढ़ भी लिया, आंखों में क्या था, डिफेक्ट्स भी पढ़ लिए, और ये 20-20-20 रूल भी देख लिया। तो ट्राई टू फॉलो दैट रूल एंड मेक योर आईज सेफ फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज आईज आर द बेस्ट गिफ्ट विच गॉड हैज गिवन यू। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शंस थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब लास्ट चैप्टर में आपने रिफ्रैक्शंस करा था थ्रू ग्लास स्लैब, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शंस थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में होते हैं दो, इसको नीचे रखते हैं, प्रिज्म में होते हैं दो दिस ट्रायंगुलर सर्फेसेस, एक ये मेरी फिंगर और एक ये वाला, दो ट्रायंगुलर सर्फेसेस और तीन रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, 1 रेक्टेंगुलर, 2 रेक्टेंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर। सो प्रिज्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम ग्लास स्लैब, इट हैज गॉट 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। तो उसकी वजह से अगर आप बात करते हैं, लेट्स रीड the track of light which is falling in the prism. So track of light में if you talk, सबसे पहले आई हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंटर करी तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री और दिस इज एयर एंड दिस इज योर ग्लास, ओके। तो ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो ये जो लाइट है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। अब ये लाइट जैसे ही बाहर जाएगी, अब फिर से हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे एंड दिस लाइट विल नाउ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज आगे ये फिर से रेयरर मीडियम में जा रही है। सो अब ये था हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। और जैसे कि आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी करा था, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि वो अपने ट्रैक से कितना डेविएट होके बाहर निकली है। उसके लिए आपको इंसिडेंट रे को पीछे को एक्सटेंड करना होगा और इमर्जेंट रे को भी एक्सटेंड करना होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंड टू योर सरप्राइज, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ डेविएशन इज 0 because incident ray and emergent ray are parallel to each other. लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर बेंडिंग एट सम एंगल, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन की कोई वैल्यू होती है, इट इज नॉट 0। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकता है। 10th वालों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इंसिडेंट रे देन प्रिज्म में आई, फिर स्पीड कम हो जाती है ना, बिकॉज अंदर जो है वो डेंसर मीडियम है, स्पीड कम हो जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगी फिर से स्पीड बढ़ जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एंगल ऑफ डेविएशन ग्लास स्लैब में इट इज 0, लेकिन जैसे ही आप प्रिज्म की बात करते हो, एंगल इज नेवर 0, इट डिपेंड्स अपॉन एट व्हाट एंगल द इंसिडेंट रे इज फॉलिंग। Number 2, what is the material of this glass prism? So, angle of deviation has got different values. अब आई बारी व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से ट्रांसफर करेंगे तो व्हाइट लाइट बेंड कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी इनटू स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम है बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिसको आप छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो, वो है विबग्योर, ओके। तो सबसे पहले व्हाइट लाइट एक्चुअली व्हाइट नहीं थी, उसके अंदर कितने ही कलर्स छुपे थे,
बहुत, लेकिन हमें कितने दिखते हैं? सिर्फ 7 कलर्स, बिकॉज हमारी आईज जो है इट हैज गॉट लिमिटेशंस, वी कांट सी ऑल द कलर्स। इररिस्पेक्टिव बटरफ्लाईज जो फ्लावर्स के ऊपर जाती हैं, दे कैन सी मल्टीपल कलर्स, नॉट जस्ट 7 कलर्स। सिमिलरली मेनी एनिमल्स कैन सी सो मेनी कलर्स, लेकिन हम लोग सिर्फ 7 कलर्स के साथ खेलते हैं, और उसके बेसिस पे ये व्हाइट लाइट को पॉलीक्रोमैटिक बोलते हैं। पॉली मतलब एक्चुअल में इसके मेनी कलर्स हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जब ब्रेक हो जाते हैं, ये हो जाता है मोनोक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक रेज जब आती हैं बाहर इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेक्ट्रम, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई रेड लाइट इज ऑन टॉप एंड वॉयलेट लाइट इज एट द बॉटम। अब रेड लाइट क्या है, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग वे से समझाती हूँ। ये मेरी रेड लाइट, ओके। तो रेड लाइट की अगर मैं वेवलेंथ देखूं, रेड लाइट बड़े बड़े पैरों से चलती है, रेड लाइट इज अ बिग बॉय। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो फटाफट उसकी स्पीड ज्यादा हुई और उसने यहाँ पे टॉप लेयर ले लिया। लेकिन वॉयलेट लाइट अगर मैं देखूं, वॉयलेट लाइट लिटिल बेबी है, और वो लिटिल बेबी के छोटे 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 स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स, और वो चलता है धीरे 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 धीरे। इसकी वेवलेंथ होती है कम, जिसकी वजह से इसकी जो इट फॉर्म्स एट द बॉटम, ओके, इसकी स्पीड भी होती है कम, तो धीरे 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 ये अपनी डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुंच जाता है। सो रेड लाइट हैज गॉट बिगर वेवलेंथ एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी, violet light has got smaller wavelength and larger frequency। wavelength का मतलब होता है distance between one crest and one trough, मतलब एक पूरी वेव की लेंथ, और यहाँ पे तो छोटी सी है ना, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है, लेकिन रेड की कम है। चलो जी, अब हम बात करते हैं, वही चीज सारी दोबारा से बोलेंगे। Okay, so splitting of white light into 7 colors, we call this spectrum. Different colors have different wavelength, so they have different speed, due to which they bend different angles. So red is fastest because red is a big boy with longer wavelength, and ये violet is the slowest. अब उसके बाद आई बारी, मेरे पास अगर दो प्रिज्म आ जाए, ओके, तो क्या मैं प्रूव कर सकती हूँ कि एक बार जो 7 कलर्स ब्रेक हो गए, क्या वो कंबाइन होके फिर से व्हाइट लाइट ब्लैक स्क्रीन पे बन जाएगी? यस, दिस इज टेस्टेड ऑलरेडी। जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट जाती है, तो वो बीम ऑफ व्हाइट लाइट उसी तरीके से बाहर आ जाती है सेफली फ्रॉम थ्रू प्रिज्म। बट मेन कंडीशन इज बोथ द प्रिज्म्स शुड बी इन्वर्टेड, उल्टे रखे होने पड़े, तभी हो पाएगा। ओके, तो स्पेक्ट्रम लाइट रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। It is a phenomena in which white light, when passed through prism, it disperses into 7 colors, and when these 7 colors disperse light will pass through another inverted prism, the white light is formed again on the screen. अब चलो जी, वाओ, नाउ कम्स योर रेनबो। तो रेनबो कैसे बनता है? रेनबो इज अगेन 7 कलर विच इज देयर इन द स्काई, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब रेनबो बनता है आपकी रेन ड्रॉप से। हम छोटे होते से पढ़ते आए हैं कि रेन ड्रॉप एक्ट लाइक अ प्रिज्म, जिसकी वजह से आपका 7 कलर्स आ जाते हैं और आपका रेनबो जो है वो बाहर बन जाता है। दैट वाज छोटे होते वाली डेफिनेशन। लेकिन अभी आपको करना है, रेनबो फॉर्मेशन में 3 टोटल टाइप ऑफ फिनोमिनाज आर इन्वॉल्व विच यू मस्ट नो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो, ये व्हाइट लाइट आई, ओके, यहाँ पे दिस इज अ रेन ड्रॉप क्रिस्टल विच इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। अब जैसे ही व्हाइट लाइट आई, ये सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन। दिस इज स्टेप 1। रिफ्रैक्शन मीन्स इट विल बेंड डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। बाहर एयर है तो अंदर लिक्विड है, इट विल बेंड। तो जैसे ही बेंड करेगी, वैसे ही इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, विच इज अ डेंस लिक्विड, जिसकी वजह से आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अंडरगो डिस्पर्जन, और जो बेंड लाइट है वो 7 कलर्स में ब्रेक होके यहाँ गिर जाएगी। अगर रिफ्रैक्शन ना करती तो वो सीधी गिरती। अब रिफ्रैक्शन करने की वजह से वो बेंड हो गई और वो नीचे गिरी। अब यहाँ पे गिरने के बाद, डिस्पर्जन के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
total internal refraction, which you call it as TIR. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का मतलब है, कभी कभी क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो जैसे कि आपकी लाइट यहाँ पे आ गई, यहाँ से बेंड हो गई, यहाँ चली गई, फिर यहाँ से उसने उसको क्या करना था, इतना को इसका एंगल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना को ज्यादा स्टीप हो गया कि ये अंदर ही बेंड हो गई, फिर से अंदर बेंड होगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसी तरह से जैसे डायमंड आपका स्पार्कल क्यों करता है, बिकॉज डायमंड के अंदर अगर लाइट जाती है तो वो लाइट इंटरनली ही रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट। और इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो डायमंड बहुत सुपीरियर है, जिसको हम सॉलिटेयर्स बोलते हैं, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी हाई, और बाकी डायमंड्स में इट कैन बी बिट लोअर। दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ डायमंड। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये सारा का सारा गैंग ऑफ 7 कलर्स इट विल गो इनसाइड लाइक दिस। लेकिन यहाँ पे जब मेन इंटरफेज में आ गया, वो इंटरफेज मतलब बाहर उसको एयर दिख रही है, अंदर उसको पानी, तो इट वांट्स टू मूव आउट, तो ऐसे के ऐसे 7 कलर्स बाहर चले जाएंगे, which are all monochromatic light, and they will fall in the sky in the form of beautiful band of 7 colors called spectrum. It is a natural principle. Reason for spectrum is tiny water droplets in the air, so they form and rainbow is always formed opposite to the direction of sun. अगर sun यहाँ है तो rainbow opposite बनेगा। अब sequence of events क्या है, पहले refraction, फिर dispersion, फिर total internal reflection और फिर refraction. So just don't say phenomena that is dispersion which will cause rainbow, आपके marks कट जाएंगे। So just write this sequence. अब आई बारी आगे की। So let's see what's next. Next is atmospheric refraction. बहुत important phenomena. It is not dispersion of light. It is atmospheric refraction. अब आपको पता है, जो आप sun, stars, कुछ भी देख रहे हो in the sky, they are not actually the object which you are seeing, but they are the images. ऑब्जेक्ट उससे हटके है, लेकिन आपको उसकी इमेज दिखाई दे रही है, और आप कह रहे हो वो रहा सन, वो रहा स्टार, बट एक्चुअली जहां पे आपकी उंगली जा रही है, सन उसके थोड़ा सा आगे है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम फिनोमिना जैसे कि आपको ग्लास के अंदर ये पानी है, तो पानी के अंदर आपको दिख रहा है, सो देयर इज इंटरनली इट इज बिकमिंग थिकर, और यहाँ पे थिन, सो इट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। ऐसा ही सिमिलर फिनोमिना होता है हमारी एयर में। सो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो हर लेयर की डेंसिटी अलग है। तो जैसे ही ट्रोपोस्फियर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर, लाइक दिस। तो ऊपर से क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट, मान लो इस स्काई से आया स्टार, तो यहाँ पे क्या हुआ, इट वाज डेंस रेयरेस्ट मीडियम, तो ये डेंस मीडियम में गया, इट विल बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर और फिर और फिर और फिर लाइक दिस। ओके, सो दिस इज वाई आपके हर पॉइंट पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, 5, सो 5 पॉइंट्स पे आपकी डिफरेंट रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से एंगल चेंज हो रहा है, और आप लोग को लगेगा आपका स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है। तो ट्विंकलिंग का रीजन क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस इन द स्काई। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक फिनोमिना की, वो फिनोमिना है, देयर आर 2 वर्ड्स व्हिच यू मस्ट रिमेंबर, ओके, एंड दैट वर्ड्स आर perceived position and true position. ओके, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस में क्या होता है, जैसे कि ये मेरा सन है, ओके, सन अभी ये होराइजन है, होराइजन मतलब हमारा लेवल जहां पे हम खड़े, दैट इज अवर होराइजन। उस होराइजन में सन अभी आया नहीं है, उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन सनलाइट आ चुकी। तो सनलाइट आई, सनलाइट ने मल्टीपल रिफ्रैक्शंस किया, और ये सनलाइट पहुंच गई हमारी आंखों में। लेकिन आपको पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो आप टेढ़ा तो देखोगे नहीं सन को। तो वही लाइट अगर आप बेंड करते हो लाइक दिस, तो ये स्ट्रेट पाथ में आपको यहाँ पे दिखाई देती है।
तो आपको लगेगा 2 मिनट्स पहले कि सन आ चुका है, लेकिन दैट इज एक्चुअली द एपरेंट पोजीशन विच यू आर सीइंग. ट्रू पोजीशन इज डाउन. सो दो वर्ड्स आपको याद करने हैं, एपरेंट पोजीशन एंड ट्रू पोजीशन. Apparent is what you perceive and true is what is the actual position. So diffraction is caused by different जो मैंने आपको बताया, ट्विंकलिंग है, हर चीज का आंसर जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विच इज अ की वर्ड. सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय दीज डिफरेंट लेयर्स. यही एक सिंपल फिनोमिना है कि हर एक लेयर की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शंस होती हैं. अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यस, सो ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार जो मैंने आपको बोला था, लेकिन ये आपको दिखता है स्टार यहाँ पे. ओके, सो जो आप देखते हो वो स्टार नहीं है, वो है स्टार की इमेज. एक्चुअल स्टार तो बेचारा नीचे है, इट माइट बी क्लोजर टू यू, लेकिन आपको दिखता है थोड़ा दूर. सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ एपरेंट एंड ट्रू पोजीशन. ओके, सो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे. यहाँ तो आ जाएगा व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, वो भी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहाँ आ जाएगा व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर. देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, इसमें आप एपरेंट और ट्रू पोजीशन बनाओगे. और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डायग्राम बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्केल एक ही बार यूज करना है. जब आप ट्रू एपरेंट पोजीशन दिखा रहे हो टू शो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन जब आप एक्चुअल पोजीशन है उसमें लाइट बेंड कर रही है, तो यू हैव टू शो द कर्व्ड पाथ विच विल शो बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, देखो यहाँ पे आपको बेंड दिखाई दे रहा है, दैट इज मल्टीपल रिफ्रैक्शन विच आर हैपनिंग इन द स्काई. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट है, दैट मीन्स यू आर परसीविंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. अभी देखो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, कैन यू सी स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? दैट इज ऑल्सो द रीजन इज मल्टीपल रिफ्रैक्शन. चलो जी, तो ये हमारा फिनोमिना भी हो चुका है. अब ये देखो एपरेंट पोजीशन, ट्रू पोजीशन ऑफ सन. तो यू कैन ड्रॉ एनी ऑफ द डायग्राम नाउ. तो सम फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रूल्स द फैक्ट दैट सनराइज इज विजिबल. इसका भी यही रीजन है. 2 मिनट्स पहले सनराइज क्यों दिखता है? 2 मिनट्स लाइक आफ्टर सनसेट हैपन्स हमें सनसेट क्यों दिखाई देता है? द रीजन रिमेन्स द सेम. अब नेक्स्ट लास्ट फिनोमिना ऑफ दिस चैप्टर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसके लिए क्वेश्चन डिफरेंट आएगा. क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू. तो ब्लू मतलब शॉर्टर वेवलेंथ. आपको याद है, आपने अभी मैंने आपको वॉयलेट कलर करवाया था, तो वॉयलेट और ब्लू बिलोंग्स टू सेम फैमिली, तो शॉर्टर वेवलेंथ. तो ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, और हमारे एयर में टिंडल इफेक्ट हो रहा है. टिंडल इफेक्ट की मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी ऑन द यूट्यूब विच यू कैन सी. इससे आपको समझ आ जाएगा टिंडल इफेक्ट होता क्या है. तो हमारी एयर भी एक तरह का कोलॉइडल सोल्यूशन है. एयर के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज एन अबंडेंस. नाइट्रोजन इज अराउंड 70 to 72%. तो नाइट्रोजन का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है. तो उस पार्टिकल साइज के अंदर एक कैपेसिटी है, इवन ऑक्सीजन का भी. उस पार्टिकल साइज के अंदर कैपेसिटी है कि वो जो सनलाइट आ रही है उसके ऊपर जब फॉल करेगी, इट विल स्कैटर एंड इट विल शो टिंडल इफेक्ट. और जब वो लाइट स्कैटर करेगी, it will, because the particle size is very small, so it will scatter the light which has got smaller wavelength. तो smaller wavelength से हमें याद आएगा blue color. तो जैसे ही blue is here, तो जैसे ही light scatter करेगी to small particles, तो ये blue color के form में reflect कर जाएगी like this. रिफ्लेक्ट बोला मैंने, रिफ्रैक्ट नहीं बोला. ध्यान रखना क्या वर्ड यूज हो रहा है. So light will reflect or scatter. Scatter is the main keyword. It will scatter and nitrogen, oxygen abundance में है, तो that is why sky appears blue to us. लेकिन sunrise और sunset red क्यों है? Because उस time sun is very close to the earth. Close to the earth मतलब जो bigger particles हैं हमारे एयर में, वो longer wavelength वाली लाइट को स्कैटर करेंगे. तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से हमें कौन सी लाइट याद आती है? रेड कलर, जो कि लंबा चलती है विद हाई वेलोसिटी.
तो इवन सनसेट और सनराइज इज रेडिश इन कलर, लेकिन अदरवाइज स्काई इज ब्लू, sea is blue, because all of them are in abundance. So smaller particles are also in abundance, they are in blue. अब आई बारी रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, जो कि है हमारे रोड साइंस. तो रेड लाइट स्टॉप. ओके, तो स्टॉप के लिए हमने रेड लाइट ही क्यों चूज करी? तो आज इसका रीजन क्लियर है, बिकॉज रेड इज द ओनली कलर विच हैज गॉट लॉन्गर वेवलेंथ. तो दूर से आते बंदे को भी दिखाई देगा भी रेड लाइट हो चुकी है, मैं अपनी स्पीड कम कर लूं. तो रेड लाइट हैज गॉट huge benefits because it can travel longer because of longer wavelength. Chalo ji, let's read out. The scattering of light is called as Tyndall effect. So that is the reason why your sky is blue, sea is blue, and due to scattering only sunrise or sunset is red in color. So smaller particles. और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि आपके पास है आप प्लेन में जाते हो ऊपर, तब तो आपको स्काई ब्लू नहीं दिखाई देती ना, तब तो आपको स्काई का कलर क्या दिखाई देगा? तब देगा ब्लैक, बिकॉज उस टाइम टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा. so that time the color will be like black color because वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही. that's it, there is no big reason. कोई भी क्वेश्चन देखे घबराते नहीं है, लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल्स और सन का डिस्टेंस सफिशिएंट होना चाहिए कि स्कैटरिंग हो जाए. लेकिन अगर आप ऊपर ही आ चुके हो तो वहां पे डेंसिटी ऑफ एयर तो कम है ना नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो स्कैटरिंग तो होगी नहीं, तो ब्लैक कलर दिखाई देगा ना भाई. और सिमिलरली व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल एज इट स्कैटर, चलो ठीक है. और अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन करा कि डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनका साइज भी बड़ा है, तो उनसे भी क्या रेड कलर निकलेगा? यू विल से नो, बिकॉज दे आर क्वाइट बिग इनफ. उनसे स्कैटरिंग करके रेड कलर निकालना will be a tough job. Okay, so path of light is visible, so red depending upon the size of particle. So blue color is visible by smaller wavelengths and red color is visible by larger wavelengths. Okay, so gas particles scatter solar radiations in all directions. Air molecule with shorter wavelength are more efficient than longer wavelength. Red color has wavelength which is 1.8 times more than blue color. So blue has got shorter wavelength. Since scattering occurs at every point in the clear sky, the sky appears blue. The sky appears dark if the passenger is flying at high altitude, as no scattering is happening at that time. So that is all. Hope you have enjoyed and who you have understood the whole chapter. अब धीरे धीरे मेरे पास जो ये आई है इसको मैं ओपन करूंगी, इसके एक वीडियो भी डालूंगी जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई दिखाई देंगे. जस्ट फॉलो मी, जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें फॉर चैप्टर्स. प्लस मैं छोटे छोटे नोट्स डालूंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस डालूंगी ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए. So thank you so much for watching and thank you for taking your time to see my whole chapter. Do like, share and subscribe and follow it and share it to your friends so that you have regular updates also. So thank you so much. Take care. Bye-bye.